गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सतीश कुमार मिश्रा, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, अपने सभी प्यारे दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एशियन लिंक एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सेंटेंस के बारे में समझेंगे। व्हाट इज सेंटेंस? कुछ अर्थपूर्ण शब्दों का समूह जिनको एक साथ जोड़ने से कोई अर्थ या कोई भाव निकले, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन ये है, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फ्रेंड्स, एक सेंटेंस को हम 4 तरीके से बना सकते हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है कि सकारात्मक वाक्य किसको कहते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस हम किसको कहते हैं? राहुल क्रिकेट खेलता है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, अब इस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या राहुल क्रिकेट खेलता है? ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है। क्या राहुल क्रिकेट खेलता है? हम इसको और दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, राहुल क्रिकेट क्यों खेलता है या राहुल क्रिकेट कब खेलता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम सेंटेंस में प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चौथा तरीका है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और ये नेगेटिव भी होगा, इसमें नहीं का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है? अब इसमें प्रश्नवाचक वर्ड भी है, प्रश्नवाचक शब्द भी है और नेगेटिव वर्ड भी है, नहीं भी इसके अंदर लिखा हुआ है, इसलिए ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये पहचान है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो फ्रेंड्स, 4 तरीके से हम एक सेंटेंस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सीखेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस फ्रेमिंग फार्मूला। और फ्रेंड्स, ये फार्मूला स्टैंडर्ड है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। इंग्लिश में हम क्या करते हैं, जब हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं या उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो ये फार्मूला अडॉप्ट किया जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हम वर्ब, और वर्ब के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा अगर कोई शब्द उस सेंटेंस के अंदर है तो उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। अब फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें अपनी जगह कभी भी नहीं छोड़ती हैं। ये इसी क्रम में रहेंगी और इसी पैटर्न पर रहेंगी। बाकी अगर कोई शब्द है तो उनको हम अंत में लिखते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें इन तीनों चीज़ों की पहचान नहीं होगी तब तक हम सेंटेंस को फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो इसी क्रम में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, अर्थात एक्शन। सेंटेंस के अंदर जो भी क्रिया की गई है या जो भी एक्शन लिया गया है वो वर्ब होता है। अब हम इसको यहीं से, इस सेंटेंस से समझ लेते हैं। राहुल क्रिकेट खेलता है, तो फ्रेंड्स, इसमें क्रिया क्या की गई है? खेलने की, ये है क्रिया। एक्शन क्या लिया गया है? खेलने का, तो ये है वर्ब हमारी। जो क्रिया की जाती है, जो एक्शन लिया जाता है, वही वर्ब होता है। तो हमारा वर्ब क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, जो व्यक्ति एक्शन लेता है या जो व्यक्ति उस वाक्य के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर क्रिया करता है, वही सब्जेक्ट होता है। अर्थात जो व्यक्ति क्रिया करता है, एक्शन लेता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? उस क्रिया का, उस एक्शन का जिस चीज पर, जिस वस्तु पर या जिस व्यक्ति पर असर होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अर्थात इस क्रिया का जिस चीज के ऊपर
असर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हमने समझ लिया। वर्ब क्या होता है? सेंटेंस के अंदर जो एक्शन लिया जाता है, जो क्रिया होती है, वो वर्ब कहलाती है और उस क्रिया को करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट कहलाता है। और वर्ब का असर किसके ऊपर होता है? वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब इन तीनों चीज़ों को हम इसी सेंटेंस से समझ लेते हैं। हमने देखा कि इसमें वर्ब है खेलने की, एक्शन लिया गया है खेलने का। अब ये एक्शन लिया किसने है? राहुल ने। तो ये राहुल जो है सब्जेक्ट हो गया। अब इस एक्शन का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? क्रिकेट के ऊपर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थात राहुल सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारी वर्ब हो गई। तो ये तो पैटर्न हिंदी का था कि पहले हिंदी में पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और लास्ट में आती है वर्ब। लेकिन इंग्लिश में पैटर्न ये रहेगा आपका, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अगर कोई वर्ड्स हैं तो वो हम लास्ट में लिखेंगे। अब फ्रेंड्स, यहां पर एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूं। फ्रेंड्स, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। स्ट्रक्चर, इंग्लिश में सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने बताया कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अगर कोई अदर वर्ड्स हैं तो हम अदर वर्ड्स लिखते हैं, अदर वर्ड्स। ये फार्मूला होता है। अब फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज हम समझेंगे कि कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसके अंदर केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें केवल एक्शन वर्ब अर्थात मेन वर्ब का ही यूज होता है। लेकिन कोई सेंटेंस ऐसा भी होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा? वर्ब में कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, ये दोनों का प्रयोग होता है, मेन वर्ब सॉरी। तो हमारा फॉर्मेट कैसे होगा? पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब और उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना हमारा। अगर किसी सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला फार्मूला यूज होगा। अगर किसी सेंटेंस में केवल मेन वर्ब है तो भी यही फार्मूला लागू होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तब फिर सेंटेंस इस फार्मूले पर बनेगा। तो ये फार्मूला था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करती है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद मेन वर्ब लिखा जाता है और उसके बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। अब हम नेगेटिव का फार्मूला समझ लेते हैं कि जब हमें सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए, अपने माइंड में एक चीज सेट कर लीजिए कि जब हम केवल नेगेटिव वर्ड बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं तो हमेशा ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट कैसे बनेगा? पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इंटेरोगेटिव। फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। एक तो सेंटेंस वो होता है जिसको हम क्या से स्टार्ट करते हैं,
क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? अर्थात ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है। और हम इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस के रूप में ही, आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं? तो ऐसी कंडीशन में दोनों के फार्मूले स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिए कि जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अगर हम इसका इंटरोगेटिव बना रहे हैं और सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब है, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में पहुंच जाएगी। बाकी पूरा फॉर्मेट ज्यों का त्यों रहेगा। तो फिर मैं अगेन रिमाइंड करा रहा हूं कि अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है तो वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अब देखिए, इस हेल्पिंग वर्ब को हमने बाहर ले लिया तो क्या हुआ, अब हमने इसको बाहर ले लिया तो सब्जेक्ट अपनी जगह पर रह गया, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब बाहर चली गई तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद में आ गया मेन वर्ब, उसके बाद में आया ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आएगा अदर वर्ड। तो ये वो वाला सेंटेंस था जो क्या से स्टार्ट होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी सेंटेंस जब क्या से स्टार्ट होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और अगर सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे मैंने कहा कि आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं, तो सेंटेंस तो ये भी इंटरोगेटिव है, इसका मतलब फार्मूला तो इसके ऊपर भी यही लागू होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला फार्मूला लागू होगा। लेकिन जो प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में है वो निकल के बाहर आ जाएगा, सबसे पहले उसको लिखा जाएगा, बाकी फॉर्मेट हमारा इंटरोगेटिव वाला ही रहेगा। तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेंटेंस के बीच में इंटरोगेटिव वर्ड है उसको हम पहले लिख देंगे और उसके बाद यही फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, अर्थात सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, बाकी सारी चीजें वहीं की वहीं रहेंगी। तो जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो वो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, उसके बाद फॉर्मेट वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव वर्ड बाहर आ जाएगा। अब अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा भाई, इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी होगा और नेगेटिव शब्द भी होगा, इसीलिए इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव कहा जा रहा है। तो अगर ऐसा सेंटेंस भी अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। और वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस तो हमारा पहले से ही है। अब हमें इसे इंटरोगेटिव अगर बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को ही तो बाहर लेना है। यहाँ पे अगर हमने हेल्पिंग वर्ब बाहर ले ली तो क्या होगा देखिएगा, अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब हमने बाहर ले ली, अब सब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद में नॉट आ जाएगा, उसके बाद में मेन वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद में अदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो ये कंडीशन क्या है, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर वाक्य के बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो इसमें भी वही कंडीशन है कि वो बीच वाला जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको हम बाहर ले लेंगे, बाकी पूरा फॉर्मेट इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेम रहेगा। तो इंटरोगेटिव हम वर्ड बाहर ले लेंगे, उसके बाद फिर फॉर्मेट यही रहेगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब
उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन अदर वर्ड्स। अब फ्रेंड्स हम इन फार्मूलों को समराइज कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तब हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब सपोज करो हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। सेंटेंस का फॉर्मेट हमारा क्या था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये हेल्पिंग वर्ब हमने पहले ले लिया, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए है, लेकिन ये फार्मूला उसके लिए है जो क्या से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब अगर सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो वो इंटरोगेटिव वर्ड जो है, वो प्रश्नवाचक शब्द जो है वो सबसे पहले ले लेंगे। इंटरोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो देखिएगा क्या होगा। नॉर्मल सेंटेंस, अब हम नेगेटिव का फार्मूला बोल रहे हैं, ओनली नेगेटिव का फार्मूला बोल रहे हैं, तो नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाएंगे हम। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब। मतलब नॉट कहां पे आया, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब अगर हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर कर दिया, सब्जेक्ट से पहले ले लिया इंटरोगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव तो ये है ही है, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अब नॉट वहीं का वहीं है, मेन वर्ब वहीं का वहीं है, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है। और अगर सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक है कि आप क्यों नहीं खेलते हैं या वह क्यों नहीं दौड़ता है, तो क्यों शब्द बाहर आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम इंटरोगेटिव वर्ड जो सेंटेंस के बीच में है, उसके बाद अगेन हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस को हम 4 तरीके से बना सकते हैं। ये इसके फार्मूले हैं। आप इसको जब बार बार सुनेंगे तो ये चीज़ें आपको रट जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आप सेंटेंस फ्रेमिंग करना सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं इतना ही सिखाऊंगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को इसकी नॉलेज मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।